डोनाल्ड ट्रम्प जो है अभी वो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इब्राहिम लिंकन भेज के ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया अपनी डिमांड्स पे। ईरान ने अपना स्टांस क्लियर रखा फ्रॉम डे वन। अमेरिका तो चाहता है जंग करना और ईरान के ऊपर हमला करना और चीजों को यहाँ पे चेंज करना, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका मजबूरन बात कर रहा है ईरान से। अरब ममालिक हैं इस रीजन के अंदर जो यकीन दहानी दिला रहे हैं कि तबाही बहुत जबरदस्त होगी। क्यों ओमान जो है वो तेजी दिखा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से? क्यों कतर ने खुद उठ के ये पेशकश की कि मुज़ाकरात होने चाहिए? क्यों यूएई ने ये कह दिया कि हमारी हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी? सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात चले माजी में अच्छे नहीं रहे, अब बेहतर हो रहे हैं, तो सऊदी अरब ने भी पैगाम दे दिया। माजी की निस्बत अब खलीजी ममालिक को ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? ये बदलाव की असल वजह क्या है? सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे मुल्कों के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं और इन मुल्कों को पता है कि अगर इस दफा अटैक किया अमेरिका ने और कहीं से भी किसी की एयर स्पेस या नेवल या लैंड कैपेबिलिटीज यूज हुई तो ईरान जवाबी कार्रवाई में डेफिनेटली भी अटैक करेगा। आलमी मीडिया खदशात का इजहार कर रहा था कि देखें जी, इन्होंने तो महीनों के अंदर हज़ारों मिसाइल दोबारा से बढ़ा लिए हैं, और इजराइल ये कह रहा था कि अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो इनके पास तो इतनी तादाद हो जाएगी कि हमें वहां तक पहुंचने में इतना वक्त दरकार होगा। डोनाल्ड ट्रंप से भी किसी ने पूछा कि भाई आपने तो खत्म कर दिया था, तो आप क्यों आ रहे हैं ईरान के अंदर, क्या लेने जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्स करता है कि हम वहां पे खाक लेने के लिए जा रहे हैं, हम खाक उठा के लेके जाएंगे। आपने शायद वीडियो देखी भी होगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर ईरान के पास पूरे पूरे अंडरग्राउंड शहर बने हुए हैं जहां पे उन्होंने मिसाइल्स को स्टोर किया हुआ है, और ये अंडरग्राउंड शहर कोई इस तरीके से नहीं है कि वो किसी भी बॉम्ब के थ्रू पेनिट्रेट कर सके। 500-600 मीटर की अंदर डेप्थ के अंदर वो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हुई ईरान ने, बहुत बड़ी बड़ी। 4000 से लेकर 6000 का तो एस्टिमेट नॉर्मली लोग लगाते हैं ईरानी मिसाइल्स का। खामनाई साहब ने कहा कि बिल्कुल ये जो बेड़ी बेड़ा आ रहा है वो खतरनाक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं हमारे जो इस बेड़ी बेड़े को समंदर की गहराइयों के अंदर गर्क कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, दूसरा दौर हुआ अमेरिका और ईरान के मबैन मफाहमत का, जिसे मफाहमत का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि दोनों अतराफ से एक मस्बत पैगाम आया और दोनों अतराफ से कशीदगी को कम करने की बातें हुई। लेकिन अक्सर औकात सिफारतकारी की ज़ुबान में ये कशीदगी कम करने की बातें देर पा अवामिल के लिए होती हैं कि अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। एक ऐसे वक्त में कि जब दूसरा दौर होना था मुज़ाकरात का, उसी से पहले इशारा यह दे दिया जाता है कि दूसरा कैरियर शिप, वो बहरी जंगी जहाज जो किसी भी जंग के मुमकिना उसूलों में पहली अलामत के तौर पर मुतारिफ करवाया जाता है, उसकी रवानगी की भी इतलात आ जाती हैं कि वो भी एक हफ्ते के अंदर या कुछ हफ्तों में मशरक़ वुस्ता के अंदर पहुंच सकता है। अब एक जो पहले जहाज मौजूद है जिसका नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो 700 किलोमीटर के फासले के ऊपर इस वक्त मौजूद है, वो खित्ते में मौजूद था, जिसको तैनात किया गया। और माजी की मिसालें हमें ये बताती हैं, 2003 की मिसाल हो या अफगानिस्तान पे हमले की मिसाल हो या किसी भी और खित्ते में हमला करने की मिसालें हों, तो वहां पर मुतअद्दिद कैरियर शिप्स तैनात किए जाते हैं ताकि हमले को बरकरार रखा जा सके। अब इसी तनाजुर में उसी वक्त में स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर ईरान अपनी बहरी मशकों का ऐलान कर देता है। अब ईरान का मौजूदा मंजरनामा क्या है, ईरान के सामने निकात क्या रखे गए हैं, और उन निकातों के ऊपर ईरान किस हद तक अमल दरामद कर सकता है, या दोनों अतराफ में विन विन सिचुएशन हो सकती है। जंग के खतरात कितने हैं, टल जाने के खतरात कितने हैं, मफाहमत के इम्कानात कितने हैं, और यूरेनियम कम होने के खदशात जो हैं वो ईरान को कितने हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ से कितने हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ईरान से ज्वाइन किया है सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी। आप मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर उनके तज्ज़िये तबसरे जो हैं वो सुनते रहे होंगे। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, आप क्या समझते हैं कि एक जो आखिरी दौर हुआ जिसे दूसरा दौर मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, और ओमान ने उसमें बहुत ज़्यादा सहूलतकारी की है, क्या इससे कोई मस्बत इम्कानात हम देख सकते हैं, या फिर सिफारतकारी में जो बयान किए गए जुमले हैं उनके मकासद कुछ और हैं और पीछे मुहर्रिकात कुछ और दिखाई देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मकासद जो है वो हमेशा से दूसरे ही रहे हैं और बातें हमेशा से अमेरिका कुछ और ही करता रहा है। कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने से किसी मुल्क के अंदर वो इंटरवीन कर जाते हैं, हुकूमत को टॉपल कर देते हैं, एनआरकी फैला देते हैं, कभी जो है पूरी कौम के ऊपर मुल्क के ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी जो निगोशिएशंस हो रही हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के बैक एंड पे प्लान कोट अनकोट रेजिम चेंज का ही है।
बट उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू से 6 जनवरी से वो रेटरिक देते हुए आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी देते हुए आ गए, और अभी वो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इब्राहिम लिंकन बेच के ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया अपनी डिमांड्स पे। ईरान ने अपना स्टांस क्लियर रखा फ्रॉम डे वन, और उस स्टांस को मेंटेन रखते हुए साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की अग्रेशन जहां हो रही थी, पोस्चरिंग जहां पे मिलिट्री पोस्चरिंग हो रही थी, वहां ईरान ने भी अपनी पोस्चरिंग रखते हुए अपने स्टांस को क्लियर रखा। और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि दोनों साइड्स में निगोशिएशंस एक तरीके से जो है विजिबली नजर आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ना ये निगोशिएशंस अपने आखिरी अमल तक पहुंचेंगी, ना ये कंप्लीट होंगी मेरे ख्याल में, और ना इसका अगर कंप्लीट होती भी हैं तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। ये हमेशा से अमेरिका की एक चाल रही है कि वो बोलता है कि हम बात कर रहे हैं, और एंड में जाके, जैसे कि जेसीपीओ एग्रीमेंट में हुआ, वो एंड में जो है वो मुकर जाते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि जी ट्रम्प साहब की बड़ी स्ट्रेटेजिक, बड़ी अच्छी उनकी पॉलिसी है, बड़ी उन्होंने वेपनाइज किया अपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को। ऐसा कुछ भी नहीं है ये सारी बातें। ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि एक जगह उन्होंने $250 मिलियन लिए हैं एडिसन से और इजरायली लॉबीज से, एपैक्स से पर्टिकुलरली, प्रेसिडेंशियल कैंपेन को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ अरब ममालिक हैं इस रीजन के अंदर जो यकीन दहानी दिला रहे हैं कि तबाही बहुत बहुत जबरदस्त होगी, और खुद भी अमेरिका को पता है कि किस तरीके से उनके बेसिस और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो लेके आए हैं, उनके डूबने का खतरा कितना ज्यादा है। साथ ही साथ खामनेई साहब का भी बयान आपने देख ही लिया होगा। तो अमेरिका तो चाहता है जंग करना और ईरान के ऊपर हमला करना और चीजों को यहाँ पे चेंज करना, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका मजबूरन बात कर रहा है ईरान से, जब तक उनको नजर नहीं आता कि तैयारी मुकम्मल हो जाए और ईरान को कोई डेफिनेटिवली जो है वो खत्म कर सके अमेरिका। अच्छा, और अगर जंग आप होती है तो अमेरिका जॉन को क्या पता है समझते हैं खतरनाक कि विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है? इनरिचमेंट की हद कहां तक कम करने के हवाले से ईरान आमादगी का इजहार करता है? क्योंकि अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तो वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, ना ही इनरिचमेंट को किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल करने की बात वो कर रहा है। लेकिन जहां पे ये बात आती है, बैनुल अक़वामी मीडिया जिसको कोट कर रहा है, वो ये है कि ईरान कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर लेगा। अगर उससे आलमी पाबंदियां उठाई जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ समझौता जो है वो क्या हो सकता है? देखिए, समझौता तब होता है जब आपकी आजादी इंटैक्ट रहे। ये तो कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उसकी आजादी छीन ली जाए और उसको जो है वो इकोनॉमिक रिलीफ दे दी जाए, अनलेस वो मुल्क कॉम्प्रोमाइज हो। तो ईरान की पोजीशन यही रही है। 20% एनरिचमेंट तक ये लोग फॉल डाउन कर सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी ये लोग जा सकते हैं। और लेकिन ईरान ऐसा नहीं है कि इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, और जाहिर सी बात है अगर बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बात होगी तो ये कोई दो राय नहीं है इसमें, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ईरान इसके ऊपर बात नहीं करेगा। विन विन सिचुएशन इसी मरहले में आ सकती है और इसी हद तक आ सकती है कि ट्रंप साहब आगे जाके बयान दें कि जी मैंने ईरान से बात कर ली है, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, इजराइल को साइड पर रखें, इजराइल फर्स्ट पॉलिसी अपनी अबैंडन करें, और बेसिकली वो अग्री करें इस बात पे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है परमानेंट ईरान के साथ, जो कि आई डोंट थिंक अगेन लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, वो भी शॉर्ट लिव्ड होगा। बट बहाना मिल जाएगा ट्रंप को कि वो किसी तरीके से अपने जो बेड़ी बेड़े यहां तक लेके आ गया है और जो लेके आ रहा है और भी उनको जो है वो वापस ले जा सके इज्जत के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इजराइल की तरफ से प्रेशर क्या है मौजूदा सूरत हाल में? क्या इजराइल यही चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पे रोक दिया जाए, या ये हदबंदी के हवाले से बात थी कि उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, वो इजराइल तक रेंज ना हो? क्योंकि माजी के अंदर जो बन चुके उनकी रेंज तो है, तो क्या उनको नाकारा बना दिया जाएगा? इस तनाजुर में ईरान को क्या खदशात हैं? क्योंकि ऐसे मुआहदे जो हैं ये फिर एक दूसरे को इंस्पेक्शन तक भी रसाई देते हैं, तो वहां पे आपके जो मामूलात हैं और आपके जो इनर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो भी लीक होने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो इस ज़मन के अंदर क्या खदशात वजह हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इजराइल क्या चाहता है? देखिए, सवाल ये कि जो अभी डिमांड्स रख रहा है अमेरिका, क्या वो अमेरिका की डिमांड्स हैं या इजराइल की डिमांड्स हैं? तो ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका की खुद की डिमांड तो हो ही नहीं सकती कि न्यूक्लियर चले। न्यूक्लियर समझ में आता है कि न्यूक्लियर उन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर बात करनी है, लेकिन जो बाकी 3 डिमांड्स रखी है अमेरिका ने, वो तो अमेरिका की खुद की डिमांड्स नहीं है, और अमेरिका की अपनी पब्लिक की डिमांड्स कभी भी जंग के हक में नहीं रही, और ईरान का उनको कोई खतरा भी नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल्स का या दूसरी चीजों का। तो ये जो डिमांड्स अमेरिका रख रहा है वो प्राइमरीली इजराइल के लिए ही रख रहा है, ताकि इजराइल का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो बरकरार रख सके और इजराइल को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका जो है वो मेंटेन रख सके इस रीजन के अंदर। देखें, बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ आती हैं जब हम इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल चाहता क्या है। पहली बात तो ये है कि इजरायली आवाम क्या चाहती है। 12 दिन बंकन के अंदर जो आवाम रही है, पूरी आवाम, वो 22,000 किलोमीटर का रकबे का कब्जा किया हुआ उन्होंने फलस्तीन के ऊपर, पूरी आवाम जब 12 दिन बंकर के अंदर रहती है वो जंग तो नहीं चाहते। और नेतन्याहू की इस वक्त डिमांड्स अलग हैं। नेतन्याहू की क्या डिमांड्स हैं?
इलेक्शन आगे आने वाला है, नेतन्याहू के ऊपर करप्शन ट्रायल्स चल रहे हैं, साथ ही साथ नेतन्याहू को ये भी खदशा है कि उसकी आवाम उसके खिलाफ टर्न हो जाएगी। तो पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई अपने आप को बचाने के लिए, अपने इलेक्शन को बचाने के लिए, अपने कैंपेन को और अपनी पावर को बचाने के लिए जंग मुसल्लत करना इजराइल के लीडरान के फेवर में है, आवाम के फेवर में नहीं है। एट द सेम टाइम अमेरिका के अंदर भी जो लॉबीज काम करती हैं उनके भी फेवर में, क्योंकि वेपन्स टेस्टिंग इसके अंदर काम आती है, क्योंकि मुल्कों को जब भी नए वेपन्स बनाते हैं तो उनको टेस्ट करना होता है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, पैलेंटियर, रेथियन, बहुत सारी कंपनीज जो जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनका स्टांस अलग है और आवाम का स्टांस अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लीडिंग वॉइसेस हैं वॉर की, वो उन्हीं लोगों की तरफ से हैं जो लीड कर रहे हैं इन सारी पॉलिसी मेकिंग को, या जो मुल्क को चलाते हैं अमेरिका और इसराइल के अंदर। और इसके अंदर आई थिंक अभी वक्त ही बताएगा कि किस हिसाब से किस तरफ उठ बैठता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है किसी भी चीज को मुस्बत होने के। अच्छा जॉन, इससे कतई नज़र एक और मैं पहलू जो है उसको उजागर करने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए कि वेस्ट बैंक के ऊपर एक गैर कानूनी और मुनज़्ज़म तरीके से कब्जे के हवाले से प्लान मौजूद है। रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो वहां पे शुरू किया जाएगा। अब उस रजिस्ट्रेशन के अमल में जो वहां पे फ़लस्तीनी मौजूद हैं वो अपनी शनाख्त नहीं साबित कर सकते, जिस तरीके का तरीक़ाकार उनकी तरफ से वज़ा किया गया। क्या ऐसा तो नहीं कि इन अवामिल से सरफ़े नज़र करने के लिए एक और महाज ईरान के ख़िलाफ़ खोला गया है कि ईरान अपने मसाइल के अंदर उलझा रहे, उसकी प्रॉक्सीज सिर्फ इसी तरफ को तवज्जो देती रहें और इस महाज के ऊपर वो अपने असल मकासद पूरे करते रहें? एब्सोल्युटली, नो डाउट, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लान्स में तो एक यही है कि जितने भी ऑपोजिशन वॉइसेस हैं उनको एंगेज रखा जाए किसी भी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो टेररिज्म हुई और उसके बाद मेन शहरों में कैसे वो टेररिज्म आगे ले जाई गई। तो बिल्कुल प्लान तो इसराइल का यही है कि किसी तरीके से इशू जो इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे नजर, जब कॉन्फ्लिक्ट क्या, वो तो कब्जा जो है, ऑक्यूपेशन जो है, उसके ऊपर से नजर हटा के दुनिया दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर चली जाए। और ईरान के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को वेपनाइज किया गया, राइटर्स को भेजा गया, पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि ईरान जो है वो जुल्म कर रहा है अपने लोगों के ऊपर, जबकि जितनी भी प्रोटेस्ट के नंबर, जो किलिंग्स हैं उनके नंबर आ रहे थे, वो सारे वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस और यूएस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स थे। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक प्लान तो यही है, दो तरफा है, कि एक तरफ डिस्ट्रैक्शन भी रखी जाए और दूसरी तरफ इसराइल को एज एन अग्रेसर, दुनिया की जो इस वक्त उनके अंदर बेइज्जती हुई है, जिस तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी हार्म हुई है, उसको किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए। तो बिल्कुल बिजी रखना भी प्लान है ईरान का, क्योंकि ईरान वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, एंड प्रैक्टिकली ईरान जो है वो प्रैक्टिकली काम कर रहा था इसराइल के खिलाफ, इसराइल को रोकने के लिए, वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को, गाजा के ऊपर जो ऑक्यूपेशन है उसको। तो बिल्कुल आपके इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल का ये प्लान है कि किसी तरीके से उनके ऊपर से नजरें हटें और दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है वो नजरें चली जाए दुनिया की। अच्छा, एक चीज और बताइए, इस डायलॉग के अंदर ये भी नुक्ता रखा गया कि जो मुसल्ला विंग्स हैं या प्रॉक्सीज हैं उनसे हाथ उठाया जाए, उनको डीवेपनाइज किया जाए और उनको ईरान खुद ख़त्म करे। अब दहाइयाँ लगी मज़ाहमत का इस्तारा बनने में, कासिम सुलेमानी को टारगेट करना कोई आसान काम तो था नहीं, वो एक लंबा अरसा है। अब वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं जिनके अपने माशी प्लान्स हैं। अब आप हिजबुल्लाह को देख लें, अंसारुल्लाह को देख लें या हमास को देख लें, उनकी अपनी अपनी पूरी तंजीमें मौजूद हैं। इसके अलावा भी दीगर जो मज़ामती तंजीमें हैं उनके अलग अलग हैं। क्या ये मुमकिनात में से है कि ईरान चाहे और इनको वो डीवेपनाइज कर दे या इनको बिल्कुल गैर फाल कर दे, या फिर ये ईरान के भी अब बस की बात नहीं रही? देखें, पहली बात तो ये कि ईरान ने बिल्कुल सपोर्ट किया इन ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट करती हैं। हिजबुल्लाह ऑर्गेनिकली एज अ रिस्पांस टू द लेबनीज वॉर, जो जो लेबनान के अंदर जंग हुई, उसके रिस्पांस में जो इजराइल ने जंग की लेबनान के अंदर, उसके रिस्पांस में आई। अंसारुल्लाह हुती भी इसी अपनी पॉलिटिकल क्लाइमेट के थ्रू आया ऑर्गेनिकली। हमास भी अपने पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर जो ऑक्यूपेशन गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर हो रही है उसके रिस्पांस में आए। तो ईरान इनको इन द फर्स्ट प्लेस बनाने वाला नहीं है, ईरान इनको सपोर्ट करने वाला और इनको वेपनाइज, जैसा कि आपने कहा, कासिम सुलेमानी का आपने जिक्र किया, कासिम सुलेमानी ने बाकायदा जो टनलिंग सिस्टम है हमास का वो पूरा डेवलप किया था। और ईरान इस प्रोजेक्ट को कभी भी, इस सपोर्ट को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऑल्दो डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पे बात करते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान का नजर नहीं आता, लेकिन ईरान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ और इस प्रिंसिपल स्टांस से वो नहीं हट रहे। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये जो सो कॉल्ड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हुती को आप एक
एक एग्जांपल ले लें, एज हुतीस को अगर आप देखें तो 2023 के अंदर हुतियों ने रेड सी को पूरा बंद कर दिया था और 176 वेसल्स को उन्होंने तबाह किया था वहां पे रेड सी के अंदर। और अमेरिका इतने से हुतियों को जब नहीं लड़ पाया तो उन्होंने उनके साथ फाइनली 2025 के अंदर मुआहिदा किया सीज फायर का कि भाई हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करें। तो ये जो वॉइसेस हैं रेजिस्टेंस की, वो ऑर्गेनिकली इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, भले इजराइल उनको खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान की इनके ऊपर जो बैकिंग है उसकी वजह से वो ऑब्वियसली उसको ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी ताकत ज्यादा बढ़ गई है। और ऑल्दो नुकसान हुआ है, सीरिया ईरान के हाथ से गया और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा, लेकिन नुकसान ऐसा नहीं है कि ईरान की अभी भी वॉइस खत्म हो चुकी है। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस के अलावा हशदल शाबी, बदर ऑर्गेनाइजेशन जो इराक के अंदर पूरे ग्रुप्स जो ईरान की सपोर्ट में है, इनफैक्ट इराकी हुकूमत जो इस वक्त है वो भी प्रो ईरान है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स और ज्यादा खत्म होने के कोई खदशे में आ गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ईरान इनको कभी भी रोकेगा अपने सपोर्ट में, क्योंकि स्टांस एक ही रहा है ईरान का और यही स्टांस वो मेंटेन कर रहा है। अच्छा, मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के हवाले से, बिलखुसूस खलीजी ममालिक जो हैं, उनके किरदार में क्या तब्दीली देखते हैं? जब पहले हमला हुआ था ईरान और इजराइल की तरफ से, उस अरसे से लेके अब ये इत्तलात मिलने तक कि फिर से हमला हो रहा है, इस दौर के अंदर बदलाव क्या आया? क्यों ओमान जो है वो तेज़ी दिखा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से? क्यों कतर ने खुद उठ के ये पेशकश की कि मुज़ाकरात होने चाहिए? क्यों यूएई ने ये कह दिया कि हमारी हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी? सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात चले माजी में अच्छे नहीं रहे, अब बेहतर हो रहे हैं, तो सऊदी अरब ने भी पैगाम दे दिया। माजी की निस्बत अब खलीजी ममालिक को ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? ये बदलाव की असल वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है मेरी नजर में, और वो वजह यह है कि इन मुल्कों को पता है कि अगर इस दफा अटैक किया अमेरिका ने और कहीं से भी किसी की एयर स्पेस या नेवल या लैंड कैपेबिलिटीज यूज हुई तो ईरान जवाबी कार्रवाई में डेफिनेटली भी अटैक करेगा। पिछले 12 दिन की जंग में आपको याद होगा कि जो ईरान की तरफ अटैक था, जो इजराइल की तरफ से हो रहा था, वो किसकी एयर स्पेसेस थी? वहां जो F-35 जेट्स आए वो किनकी एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए आए? वहां से जो ईरान से मिसाइल्स लॉन्च हो रही थी इजराइल की तरफ, जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, पेट्रियट, ये जितने भी डिफेंसेस को चीरती हुई गई हैं, बीच में कौन से ममालिक थे जो इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे? इन्होंने रियलाइज किया ईरानियों ने कि यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट कर सकता है अगेंस्ट ईरान, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुल्कों के अमेरिका के साथ, तो ईरान को पता है कि अगर रोकने की कोशिश होगी तो इन्हीं मुल्कों के थ्रू होगी। लेकिन इस दफा ईरान ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इस दफा सरप्राइज अटैक नहीं होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान को पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसी वजह से, क्योंकि पता है इन अरब ममालिक को कि ईरान जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के, अब ये देखें ना अमेरिका के बेसिस कहाँ हैं? अमेरिका के बेसिस सऊदी अरब, कतर, जो आपका बहरीन, कुवैत, ये सारे मुल्कों के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, और इनको पता है कि ईरान डेफिनेटिवली अटैक करेगा, चाहे वो ऐन अल असद बेस हो, चाहे वो अल उदैद बेस हो, चाहे वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस हो। तो जाहिर सी बात है इस दफा तो इतना थ्रेट बढ़ गई, ईरान ने इतना ज्यादा अपने आप को क्लैरिफाई किया अटैक के रिस्पॉन्स में कि अजरबैजान जो मुल्क इतने अच्छे ताल्लुकात रखता है इजराइल के साथ, उस मुल्क तक ने कह दिया कि जी हम जो है अपना एयर स्पेस या हम कोई अपनी जमीन या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने पिछली जंग से सीखा क्या? चलें, ये तो है, उसने ये बता दिया कि हम रिटेलिएट कैसे करेंगे। माजी में हमने ये देख लिया, तो इन ममालिक पे रिटेलिएट इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जिस जिस जगह पे हमले हुए, लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया, इस्तेदाद को कम करने की कोशिश की गई, अंदर से पेनिट्रेशन हुई, उसके बाद ईरान ने अंदरूनी तौर पे सबक क्या सीखा है कि अंदरूनी ढांचा उसका मजबूत हुआ हो पहले की निस्बत? बहुत सारे इकदाम उठाए अंदरूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए। जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे थे उनको बहुत बड़ी तादाद में इसराइल एक्सप्लॉइट करता है, और उनको सबसे पहले ईरान ने, जाहिर सी बात है क्योंकि थ्रेट था, जेन्युइन थ्रेट था, उनको जाहिर है सबसे पहले डील किया, अपने इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में स्क्रूटनी बढ़ाई, और साथ ही साथ अगर एक्सटर्नली आप देखें चीजों को तो एक्सटर्नली ईरान ने सबसे पहली बात ये रियलाइज की कि किसी भी नेगोशिएशन की बात पे या किसी भी प्यार भरी बात पे जो अमेरिका या वेस्ट की तरफ से आ रही है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, अपने आप को रेडी करना है फॉर एनी अटैक। 14 जनवरी को खबर आई थी कि 14 जनवरी को अटैक करने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पक्की, मतलब ऐसी रिपोर्ट थी कि इट वाज 90% श्योरिटी थी उसमें कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और आपने देखा कि प्रीएम्प्टिवली उन्होंने किस तरीके से अपने डिफेंसेस को रेडी किया, अपने एयर स्पेस को बंद किया और ऐलानिया पैगाम पहुंचाया कि भाई अब हम अटैक कर देंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो। और यूनाइटेड स्टेट्स ने आगे से बोला नहीं जी हम
हमला नहीं कर रहे। तो सबक इंटरनली हासिल ये किया कि अपने आप को मजबूत करना है, स्क्रूटनी ज्यादा बढ़ानी है, और एक्सटर्नली जितनी बातें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना, अपने डिफेंसेस पूरे रखने हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो मिसाइल की तादाद है वो कितनी तेजी से बढ़ाई होगी? जो आलमी मीडिया खदशात का इजहार कर रहा था कि देखें जी, इन्होंने तो महीनों के अंदर हजारों मिसाइल दोबारा से बढ़ा लिए हैं, और इजराइल ये कह रहा था कि अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो इनके पास तो इतनी तादाद हो जाएगी कि हमें वहां तक पहुंचने में इतना वक्त दरकार होगा। दूसरी बात ये कि वो जो इनरिचमेंट हुई है यूरेनियम की, वो जिस जगह पे ज़खायर उसके मौजूद थे वहां पे तो हमला करके अमेरिका ने पहले कह दिया कि अब इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब पास जो है या जिसको खत्म कर दिया हुआ था उसी के ऊपर अब फिर से तानाजनी वो कर रहा है। तो अब की बार उसकी महफूज जगह पे मुंतकली क्या पहले से मुमकिन बनाई हुई है? पहले उस बात का जवाब दूं जो न्यूक्लियर के बारे में बात की। डोनाल्ड ट्रंप से भी किसी ने पूछा कि भाई आपने तो खत्म कर दिया था, तो आप क्यों आ रहे हैं ईरान के अंदर, अब क्या लेने जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्स करता है कि हम वहां पे खाक लेने के लिए जा रहे हैं, हम खाक उठा के लेके जाएंगे। आपने शायद वीडियो देखी भी होगी। अमेरिका के इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए थे पिछली जंग के अंदर भी। उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, जबकि डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट की जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। आईएईए की जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। और फोर्डो को अगर प्रैक्टिकली देखें तो फोर्डो की जो अंदर फैसिलिटी है वो 300 मीटर से ज्यादा की जगह के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है। और फोर्डो का जो माउंटेनस जो रीजन है वो पूरा इतना स्ट्रांग है कि उसको पेनिट्रेट आसानी से नहीं किया जा सकता। जीबीयू 57 बॉम्बर जो बी2 बॉम्बर लेके आए, जो म्यूनिशन इस्तेमाल की जीबीयू 57, उसकी भी रेंज 200 मीटर तक ही जाती है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ, ऑल्दो उसके ऊपर सरफेस पे नुकसान पहुंचा है, नो डाउट। और एट द सेम टाइम सवाल भी ये उठता है कि भाई अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया तो आप क्या लेने जा रहे हैं वहां पे? दूसरी बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो आपने बात की, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, ईरान के पास अंडर एस्टिमेट किया जाता है ईरान की म्यूनिशंस को। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर ईरान के पास पूरे पूरे अंडरग्राउंड शहर बने हुए हैं जहां पे उन्होंने मिसाइल्स को स्टोर किया हुआ है। और ये अंडरग्राउंड शहर कोई इस तरीके से नहीं है कि वो किसी भी बॉम्ब के थ्रू पेनिट्रेट कर सके। 500-600 मीटर की अंदर, डेप्थ के अंदर वो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हुई ईरान ने, बहुत बड़ी बड़ी। 4000 से लेकर 6000 का तो एस्टिमेट नॉर्मली लोग लगाते हैं ईरानी मिसाइल्स का। लेकिन अगर आप 12 दिन की जंग में नोटिस करें तो ईरान की स्ट्रेटेजी क्या रही है? ईरान ने अपनी जितना मिसाइल स्टॉक पाइल था उसका एक बहुत छोटा, जितनी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स उन्होंने भेजी, जो ड्रोन्स भेजे वो शाहिद ड्रोन भेजा, आराज ड्रोन भेजा, जो मिसाइल्स भेजी वो फतह 1 मिसाइल्स प्राइमरीली भेजी। लेटर ऑन उन्होंने एडवांस मिसाइल को इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके अंदर अमेरिका और इजराइल को इतना नुकसान हुआ स्टॉक पाइल में कि अमेरिका के जो पेट्रियट के रिजर्व्स थे उसको अभी कहा जाता है कि 3-4 साल लगेंगे उसको पूरा करने में, इन द रीजन जो रिजर्व्स बैठे हुए उनके। और इजराइल, वो अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, इजराइल जो है वो कुछ दिनों तक ही का मेहमान था कि उसका खुद का स्टॉक पाइल पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो खुर्रमशहर 4 मिसाइल आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले लॉन्च हुई है। फत्ता 2 मिसाइल इनकी बड़ी मारूफ मिसाइल है, मार्क 15 की स्पीड पे चलती है, 1 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर तय कर सकती है। और ये इतनी तेज मिसाइल्स हैं और इतनी डेवलप्ड मिसाइल्स हैं कि रशिया ने $3 बिलियन की मिसाइल्स ईरान से खरीदी हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स। तो ये जो मिसाइल्स दिखाई हैं ईरान ने वो दूसरी हैं, और जो वाकई में इनके पास अभी भी कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जो उन्होंने रिवील नहीं की हैं, जो वक्त आने पे ये रिवील करेंगे, वो ज्यादा खतरनाक हैं। कि जैसे खामनाई साहब ने कहा कि बिल्कुल ये जो बैडी बेड़ा आ रहा है वो खतरनाक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं हमारे जो इस बैडी बेड़े को समंदर की गहराइयों के अंदर गर्क कर देंगे। अच्छा, अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मस में बहरी मशकों का ऐलान किया और उसका आगाज़ हुआ, जिस पे अब ये कहा जा रहा है कि इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आलमी जो तजारत है वो मुतासिर ना हो, तो वहाँ पे अब तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि ये बात तो है कि फ़ज़ाई ताकत ईरान के पास उतनी मौजूद नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, ना बहरी ताकत उतनी मौजूद है जितनी अमेरिका के पास है। लेकिन वो जो स्वार्म अटैक है तेज़ रफ्तार कश्तियों वाला, या समुद्री सतह के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाने वाला, या फिर तंग रास्तों से उन कश्तियों के ज़रिए हमला करने वाला, या फिर वो जो जहाज़ शिकन मिसाइल हैं उनको फायर करने की जो स्ट्रेटजी है, वो किस हद तक माजी की निस्बत अब ज़्यादा मजबूत कर ली गई? देखिए, बहुत सारी चीजें ईरान ने डेवलप की आफ्टर द 12 डे वॉर। ना सिर्फ इन्होंने स्वॉर्म ड्रोन्स और मिसाइल्स और बोट्स के ऊपर काम किया, बल्कि मिनी सबमरीन्स, ईरान का एक और इंपॉर्टेंट एसेट है मिनी सबमरीन्स। ये मिनी सबमरीन्स जो शैलो वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के,
उनके अंदर ऑपरेट करती हैं, अनलाइक अमेरिकन सबमरीन्स जो इन शैलो वाटर्स के अंदर इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाती हैं और डिटेक्शन रेडार के अंदर बहुत जल्दी और आसानी से आ जाती हैं। ईरान के पास ऐसी सबमरीन्स है कि वो बहुत बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना, और ड्रोन्स भी जो नए बनाए हैं वो इस रफ्तार से चलते हैं कि उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे शायद तेज चलते हैं, लेकिन वो बहुत स्लोली जाते हैं। और यमन में हुतियों ने ये चीज इस्तेमाल की थी अभी हाइफा के पोर्ट के अंदर कुछ टाइम पहले, 6 महीने या 8 महीने पहले, आई रिमेम्बर। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर जनरली बात करें तो इनके जो नेवल IRGC के नेवल चीफ हैं अली रजा साहब, उन्होंने कहा है कि 24 आवर्स हमारी सर्वेलेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का लेजिटिमेट नेवल मैरिटाइम बाउंड्रीज का राइट है उसके ऊपर एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो उसकी बाउंड्रीज के अंदर आता है। और इनकी जो मशकें हैं, ना सिर्फ इन्होंने नेवल ड्रिल्स की बल्कि उससे पहले लाइव ड्रिल्स भी हुई, और आगे आने वाले वक्तों में आप खबरें आएंगे आपके पास भी कि रशिया और चाइना के साथ भी नेवल ड्रिल्स होने वाली हैं ईरान की। तो ना सिर्फ ये कि ईरान का लीगल राइट है इस नेवल टेरिटरी के ऊपर और इस मैरिटाइम बाउंड्री के ऊपर, बल्कि एट द सेम टाइम जो मुल्क ईरान के साथ मिले हुए हैं, जो रीजनली, जो जियोग्राफिकली अगर आप देखें, जो गल्फ कंट्रीज हैं जो इस रीजन के अंदर पाई जाती हैं, जब वो सारी कंट्रीज अमेरिका के बेसिस को होस्ट कर सकती हैं और ईरान के खिलाफ अटैक में पार्टिसिपेट करवा सकती हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, तो ईरान अपना लेजिटिमेट राइट समझता है कि वो रिस्पॉन्ड करे और अकॉर्डिंगली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करे, अगर ये बात यहां तक पहुंचती है। तो देखें, कोई भी मुल्क एक्सट्रीम मेजर्स देने के लिए तैयार होता है जब भी उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है। पाकिस्तान के ऊपर अगर कल को इजराइल प्रेशराइज करे अमेरिका को कि आप कश्तियां लेके आ जाएं, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करें, तो क्या पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा? एब्सोल्युटली, वो हर चीज करेगा जो वो कर सकता है अपनी कैपेबिलिटी में, एक अटैक को, नेशनल सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को, अटैक को रिपेल करने के लिए, क्योंकि पूरे रीजन को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ज्यादा बड़ा खतरा इस बात का है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो चली जाए, ईरान का सिस्टम खत्म हो जाए और प्रो इजराइल लॉबी यहां पे आ जाए ईरान के अंदर, और आपके बराबर में भी, पाकिस्तान के बराबर में भी यहां पे इजराइल ही बैठ जाएगा अगर ईरान यहां पे बाल्कनाइज होता है या यहां पे अनार्की फैलती है या यहां पे कोई चेंज और सिस्टम होता है तो। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल जॉन, ये बताइए कि माजी की जंग में हमने ये देखा कि खित्ते के हमसाया ममालिक जो थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, और बहुत सी जगहों पे जो एंटी मिज़िल टेक्नोलॉजी है वो भी फराहम की। अब कयास आराइयाँ कहें या पसे पर्दा चलने वाली महरक़ात कहें, इन दोनों चीज़ों में कोई भी एक चीज़ हो सकती है। पिछले दिनों ये भी इत्तलात थी कि जो इनके फ़ज़ाई जहाज़ हैं चाइना के, जिसमें माल लेके जाया जाता है, माल बरदार जिसे जंगी जहाज़ कहा जाता है, वो एक दो बार जो है वो ईरान के अंदर लैंड हुए हैं। अब उसमें बहुत सारे नक्शे दिखाए गए कि ये देखें जी कि ये जहाज़ यहाँ से उड़ा और यहाँ तक पहुँचा। अब उसमें कितनी हकीकत किसी को मालूम नहीं। क्या मौजूदा मंजरनामे में अगर इस तरह का कोई इकदाम होता है तो सबसे ज़्यादा हिमायत या सबसे ज़्यादा माली तौर पे, अवामी तौर पे या दिफाई तौर पे वो किस तरफ से मुतवक्के हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ही अकेला वो मुल्क है जिससे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली और जिससे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली और अवामी सतह पे सपोर्ट ईरान को मिल सकती है। ईरान के रिलेशंस गल्फ कंट्रीज के साथ कभी भी सही नहीं रहे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज रही हैं, और अब जाके वो रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनको सिक्योरिटी के एम्बिट के अंडर जो भी प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस अमेरिका अपहोल्ड नहीं कर पा रहा। एंड एट द सेम टाइम इन मुल्कों के ऊपर सीवियर थ्रेट है कि अगर कोई जंग होती है तो इनके ऊपर अटैक होगा। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज अ न्यूक्लियर नेशन, इट इज अ मोर सॉवरेन नेशन अगर रिलेटिवली स्पीकिंग अगर देखा जाए। और पिछली दफा भी भारत दिन की जंग के अंदर आपने देखा था कि पाकिस्तान को स्पेसिफिकली थैंक यू कहा था पार्लियामेंट ने। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही यहाँ पे, टर्की कहते हैं लोग, टर्की भी सपोर्ट करेगा, लेकिन तुर्की भी, उसके अपने इंटरेस्ट हैं और उसकी अपनी अलायंस है नेटो के साथ और अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, जो कंसिडरेशंस उसको करनी पड़ती हैं अपने हिसाब से, तो उसके ऊपर भी इतना ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं हो सकती। बहरहाल हर मुल्क अब रियलाइज कर रहा है कि चाइना के हवाले से क्या इक़दामात है, चाइना के साथ इन मुल्कों की अपनी सिक्योरिटी भी अंडर थ्रेट है। चाइना के साथ बॉन्डिंग कितनी मजबूत हुई है? चाइना की अगर बात करें, देखिए चाइना और रशिया के साथ बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत हुई है। 12 दिन की जंग में ईरान ने रिग्रेट जाहिर किया कि चाइना और रशिया ने उतना जो
फॉर एग्जांपल S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने बुक करवाए हुए थे, SU फाइटर्स जो बुक करवाए हुए थे, वो नहीं रिसीव हुए ईरान को टाइमली। इसके ऊपर खदशा जाहिर किया ईरान ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और 12 दिन की जंग का जब आपने देखा कि ईरान एक अपर हैंड की पोजीशन के ऊपर जब जंग खत्म हुई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने बाकायदा कतर से कहा कि आप प्लीज इनको सीज फायर के राजी करें, हम जंग नहीं अफोर्ड कर सकते, अब जंग और नहीं चल सकती। अब चाइना और रशिया को रियलाइज हो गया है कि ईरान के पास इतनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्टली इंगेज कर सकता है अगेंस्ट एनी यूएस अग्रेशन। डायरेक्टली तो जाहिर है यूएस को अटैक करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे यूएस की अग्रेशन थ्रू इजराइल एंड थ्रू द रीजनल जो भी इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं यहाँ पे ईरान के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो अब चाइना और रशिया के साथ मुख्तलिफ कार्गोज, बिल्कुल सही कहा आपने, 8 कार्गो मैंने खुद ट्रैक किए हैं जो आए हैं रशिया और चाइना से। बहुत बड़े पैमाने पे मिलिट्री कार्गोज यहाँ पे लैंड हुए हैं एंड ओनली गॉड नोज कि उसके अंदर क्या है और ईरान ने क्या मंगवाया है वहां से, या क्या जो वो सप्लाईज जो पहले रह गई थी वो अब रिसीव हुई हैं, या कोई और चीज आई है ईरान के पास। तो ईरान के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ और ज्यादा मजबूत हुए हैं एंड एट द सेम टाइम ईरान ये भी रियलाइज करता है कि चाइना और रशिया की शायद अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी हों, तो वो उनके ऊपर कंप्लीटली रिलाई भी नहीं कर रहा और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और अपनी दूसरी जो नेशनल एसेट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा रिलायंस शो कर रहा है। यानी खुद साख्ता जो दिफाई हिसार है उसको मजबूत करने की कोशिश ईरान की जानिब से जारी है, और ईरान ने 12 रोज़ा जंग में जो सीखा हुआ है उसी के तजर्बात की रोशनी में अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तरतीब दिया है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, किसी और मेहमान, किसी और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।